गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 3 पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल नंबर पढ़ेंगे। पिछले अध्यायों में हम प्राकृतिक संख्याओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पूर्णांकों के विषय में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पहले पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। क्या होता है? समीकरण x जमा 1 बराबर 0 पर विचार कीजिए। ठीक है, धन पूर्णांकों में x का कोई ऐसा मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। यानी कि जो अगर हम किसी भी चीज में एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो शून्य नहीं आएगा, दो आएगा। तो मतलब कि कोई भी धन पूर्णांकों में ऐसा नहीं है जो इस समीकरण को सही बता सके, क्योंकि दो धन संख्याओं का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इस कारण धन संख्याओं के अतिरिक्त ऐसी संख्याओं की आवश्यकता हुई जो x जमा 1 बराबर 0 के रूप में समीकरणों को संतुष्ट कर सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऋण राशियों का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित संख्याएं -4, -3, -1, 0, 1, 2, 1, 3, 4 जिसमें धन संख्याएं, ऋण संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं पूर्णांक कहलाती है। जिसमें धन संख्या भी होती है और ऋण संख्या भी होती है, तो वो सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5 आदि सभी धन पूर्णांक संख्याएं हैं तथा घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4 आदि सभी ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये ऋण पूर्णांक हो गए, ये हो गए धन पूर्णांक। ध्यान क्या देना है? पहला, पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। दूसरा, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है। तीसरा, शून्य से पहले सभी पूर्णांक ऋणात्मक संख्या है, शून्य के बाद सभी पूर्णांक धनात्मक संख्याएं होती हैं। माइनस वाले सारे ऋणात्मक और बाद वाले सारे धनात्मक। ठीक है। चौथा, ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे तथा धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। जो ऋण पूर्णांक यानी कि जो घटाव के होते हैं वो शून्य से क्या होते हैं? छोटे, और जो जमा के होते हैं यानी कि जो धन होते हैं वो होते हैं बड़े। ठीक है। अब पूर्णांकों का प्रयोग देखते हैं। वास्तविक जीवन में पूर्णांकों का प्रयोग उन परिणामों व्यक्त करने में किया जाता है जिनकी विपरीत मान हो सकता है। उदाहरण के लिए, पहला, यदि हम लाभ को धनात्मक लेते हैं तो हानि को ऋणात्मक समझा जाएगा। दूसरा, यदि ऊपर चढ़ना धनात्मक है तो नीचे उतरना ऋणात्मक हुआ। तीसरा, यदि उत्थान धनात्मक है तो पतन ऋणात्मक हुआ। मतलब जो धनात्मक है उसका विपरीत हो गया ऋणात्मक। तालिका को देखते हैं, निम्नलिखित तालिका को देखिए। पहले धनात्मक परिणाम देखते हैं, फिर ऋणात्मक परिणाम देखते हैं। धनात्मक परिणाम क्या है? बढ़ना। तो ऋणात्मक हो गया घटना। अगर धनात्मक लाभ है तो ऋणात्मक हानि हो गया। अगर धनात्मक उत्थान है तो ऋणात्मक हो गया पतन। अगर धनात्मक समुद्र तल के ऊपर है तो ऋणात्मक समुद्र तल के नीचे होगा। अगर धनात्मक हिमांक से ऊपर तापमान है तो ऋणात्मक होगा हिमांक से नीचे का तापमान। ऐसे ही अगर धनात्मक बैंक में धन जमा करना है तो ऋणात्मक हो गया बैंक से धन निकालना। अब पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींची। ये हमने संख्या रेखा खींची, लगभग शून्य बीच में ओ लेकर इसके दोनों ओर परस्पर समान दूरी पर बहुत से बिंदु अंकित किए। बीच में हमने यहाँ पे ये ओ ले लिया यानी कि शून्य ले लिए, ओ शून्य है। बिंदु ओ शून्य को निरूपित करता है। ये ओ बराबर शून्य है। शून्य के दाईं ओर के क्रमागत बिंदु द्वारा क्रमशः इस शून्य के इधर हमने धनात्मक साइड क्या लिखा? 1, 2, 3, 4 और ये की जमा का जमा 1, जमा 2, जमा 3 निरूपित कीजिए। इसके विपरीत शून्य के बाईं ओर क्रमागत बिंदुओं द्वारा घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4 निरूपित कीजिए। अब शून्य की ऋणात्मक साइड हमने क्या किया? घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4 लिख दिया। इस प्रकार सभी पूर्णांक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ये सारी संख्या हमने रेखा पर निरूपित कर दी। पूर्णांकों की संख्या रेखा पर निम्नलिखित नियम लागू हैं। क्या क्या? पहला है
शून्य के दाईं ओर की सभी संख्याएं धनात्मक यानी कि जमा होती हैं, ये धनात्मक है यानी कि जमा में है। दूसरा, शून्य के बाईं ओर की सभी संख्या ऋणात्मक यानी घटाव में होती हैं, ये सारी माइनस में यानी कि घटाव में है। तीसरा, किसी भी संख्या की बाईं ओर की संख्या उस संख्या से छोटी होती है, बाईं ओर की संख्या छोटी होती है, किसी भी संख्या के दाईं ओर की संख्या उस संख्या से बड़ी होती है, दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है। पांचवा, शून्य से बराबर दूरी पर परंतु विपरीत दिशाओं वाले पूर्णांक विपरीत पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य से ये तो है तो बराबर दूरी पर विपरीत साइड है, एक तो धनात्मक साइड है, एक ऋणात्मक साइड है, तो ये विपरीत पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे जमा 10 का विपरीत पूर्णांक घटाव 10 है, ठीक है। विपरीत पूर्णांकों को योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, जैसे घटाव 5 तथा जमा 5 तथा घटाव 5 परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। घटाव 1 तथा जमा 1 परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है, जहां ए कोई पूर्णांक है। अब हम पढ़ेंगे विशेष। क्या है? पहला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जमा x के संगत एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाव 1 x होता है। धनात्मक पूर्णांक को धन x तथा उसके संगत ऋणात्मक पूर्णांक घटाव x को ऋण x पढ़ते हैं। इसे तो पढ़ते हैं धन x और इसे पढ़ेंगे ऋण x। जमा वाले को पढ़ेंगे धन x और घटाव वाले को पढ़ेंगे ऋण x। दूसरा, किसी धनात्मक पूर्णांक जमा x तथा इसके ऋणात्मक पूर्णांक घटाव x का योगफल सदैव शून्य होगा, अर्थात ये जमा ये घटाव ये x जमा और माइनस x बराबर शून्य होगा। तीसरा, धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक चिन्ह को दर्शाना आवश्यक नहीं है। अब धनात्मक चिन्ह जो होता है, जो प्लस वाला साइन होता है, उसमें हमें लिखना जरूरी नहीं है, पर ऋणात्मक में लिखना हमें जरूरी होता है। अब हम करेंगे पूर्णांकों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंटरगर्स। पूर्ण संख्याओं में हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित संख्या बड़ी होती है, जैसे 8 बड़ा है 6 से, जिसमें समानार्थी 6 छोटा है 8 से। संख्या रेखा पर 8 दाईं तथा 6 उसके बाएं में लिखा हुआ है। भाई इधर 8 लिखा है, इधर 6 लिखा है, तो 6 छोटा है और 8 बड़ा है। यही नियम यथावत पूर्णांकों की तुलना में प्रयुक्त होता है। अतः दो पूर्णांकों में जो संख्या रेखा पर दाहिने ओर होता है वह अपनी बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समस्त ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। दूसरा, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है और शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। घटाव वाले से बड़ा होता है और जमा वाले से छोटा होता है शून्य। और अगला क्या है, बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे कि 5 तो बड़ा है 3 से, बट घटाव 5 छोटा है घटाव 3 से। मतलब जो योगात्मक प्रतिलोम है उसमें तो बड़ा बड़ा है और छोटा छोटा है, और जो ऋणात्मक प्रतिलोम है उसमें जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। अब पढ़ेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। संख्या रेखा खींचे, इस पर पूर्णांकों को प्रदर्शित। ये हमने एक संख्या रेखा खींची, दूरी OA बराबर दूरी OB, OA और OB, ठीक है। हम देखते हैं कि जमा 7 एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो है ये धनात्मक पूर्णांक है, तथा घटाव 7 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन दोनों की दूरियों का शून्य से परिणाम 7 है। इस प्रकार जमा 7 और घटाव 7 का निरपेक्ष मान क्या हुआ? 7। भाई ये शून्य है, यहाँ पे भी ये जमा 7 है और ये घटाव 7 है, ये ऋणात्मक है, बट इनका जो शून्य से दूरी है वो 7 है, तो इनका निरपेक्ष मान क्या हुआ? दोनों का 7 ही हुआ। अतः कहा जा सकता है कि किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का अंकीय मान होता है। मतलब कि कोई भी पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान होता है वो वही अंक होता है। इस प्रकार निरपेक्ष मान या तो शून्य या धनात्मक होता है, निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। या तो वो शून्य होगा या शून्य से ज्यादा होगा,
पर शून्य से कम नहीं होगा। उदाहरण 5 का निरपेक्ष मान बराबर 5 तथा -5 का निरपेक्ष मान भी घटाव 5 या फिर ये होगा जमा में ही 5। प्रश्नावली से समझते हैं हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला देखते हैं, निम्नलिखित के विपरीत क्या होगा। पहला, पूर्व दिशा में जाना के विपरीत क्या होगा। पूर्व दिशा के विपरीत जाना क्या होगा। पश्चिम दिशा में जाना। भाई ये इसके विपरीत तो यही होगा ना, पश्चिम दिशा में जाना। दूसरा है 20 रुपए का लाभ हुआ है, इसके विपरीत क्या होगा। 20 रुपए की हानि। लाभ का उल्टा क्या होगा, हानि। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा क्या है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, पहला है 300 रुपए का लाभ। इसमें भी हमें क्या करना है, पूर्णांकों के द्वारा प्रदर्शित करना है। 300 रुपए का लाभ हो गया जमा 300। भाई 300 का लाभ हुआ है ना, तो ये जमा 300 हो गए ना, ये प्लस के 300 का लाभ हुआ है। दूसरा है 600 की हानि, तो ये घटाव 600। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, या स्वयं करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा, निम्न के बीच के सभी पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, ए है घटाव 3 तथा जमा 4 के। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींची, इसका बीच हमने ओ मान लिया, यानी कि ये संख्या शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या होगा, 1 घटाव में, 2 घटाव में, और होगा 3, ये होगा ऋणात्मक, और ये होगा 1 2 3 और 4। ठीक है, ये ऐसे बन गया। संख्या रेखा पर दर्शाना है घटाव 3 घटाव 2 घटाव 1 0 1 2 3 4, ये ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें बाकी सब इसी तरीके से होंगे, या स्वयं करेंगे। हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों में छोटा बड़ा भरिए। ठीक है, पहला घटाव 49 है और जमा का 49, मतलब खाली 49 लिखा हुआ है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये धनात्मक बड़ा होगा या ऋणात्मक। घटाव 49 छोटा होगा 49, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, घटाव का 25 और शून्य है, तो जो घटाव की कोई भी अंक होता है वो शून्य से क्या होता है, छोटा, तो घटाव 25 छोटा हो गया शून्य से। बाकी सब आप स्वयं करेंगे, इसी तरीके से होंगे। अब हमें क्या करना है, पांचवा, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, पहला मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। घटाव 2 है, शून्य घटाव 6 3 और 2 है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या होगा, घटाव का 6। ठीक है, और उसके बाद होगा घटाव 2। ठीक है, क्योंकि जो धनात्मक में होता है उसमें क्या होता है, जो घटाव का बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। फिर आएगा 0, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। और ऋणात्मक में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो इसे हमने आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है बच्चों, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, स्वयं आप करेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी कि घटते हुए में, पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है इसमें, 20 है सबसे बड़ा, 20। उससे छोटा क्या होगा, 6। उससे छोटा 5। उससे छोटा हो गया 2। उससे छोटा 0, और फिर उसके बाद आएगा, अब बचे 2, घटाव 14 और घटाव 4। तो घटाव 14 क्या हुआ,
4 बड़ा है और घटाव 14 छोटा है। 20 सबसे बड़ा 20 है, फिर उसके बाद 6 है, 5 है, 2 है, 0 है, फिर घटाव 4 तो बड़ा है और घटाव 14 छोटा है, इसलिए सबसे आखिर में ये आया। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। बाकी सब इसी तरीके से होंगे या स्वयं करेंगे। दूसरा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, पहला योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, मतलब जमा में लिखना है, तो ये तो जमा 9 है तो 9 हो गया। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि जो जैसे है उसका उल्टा कर दो। ये जमा 9 है तो इसे घटाव 9 कर दिया। दूसरा है घटाव 21 तो ये हो गया जमा में 21। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे या स्वयं करेंगे। अब हम 8वां देखते हैं, निम्न का मान बताइए। पहला घटाव में 938 है, इसका मान क्या हो गया, घटाव में 938 ही होगा इसका मान। ठीक है, ये घटाव में 938 है, इसका मान क्या होगा, क्या होगा मान 938। दूसरा देखते हैं घटाव में 5034 है, इसका मान क्या होगा 5034। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, पूर्णांकों पर संक्रिया। अब हम संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना घटाना सीखेंगे तथा विभिन्न संक्रियाओं जैसे योग, व्यवकलन, गुणा, भाग की सहायता से इनके प्रगुणों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार जोड़ा जाता है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना में आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या या तो धनात्मक होंगी या फिर शून्य होंगी। भाई पूर्णांक संख्या क्या है, या तो शून्य है या ये है, ये पूर्ण संख्या है शून्य से लेके अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक को भी हम इसी प्रकार जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस अध्ययन में हम समान चिन्ह वाले दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक तथा विपरीत चिन्ह वाले एक धनात्मक तथा दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना सीखेंगे। उदाहरण 1 समझते हैं, घटाव 4 जमा घटाव 5 का मान ज्ञात कीजिए। पहले घटाव 4 प्राप्त करने के लिए 0 से 4 इकाई बाई जाइए। 0 से 4 इकाई बाई गए, पुनः इसमें 5 जोड़ने हेतु 5 इकाई वहां से बाई ओर जाइए, फिर 5 और बाई ओर चले गए, तो ये हो गया 9। ठीक है, आप घटाव 9 पर पहुंच जाते हैं, घटाव 9 पर पहुंच गए। इस प्रकार घटाव 4 जमा घटाव 5 बराबर घटाव 9। क्या करा हमने, पहले 4 पे गए, फिर 5 और, क्योंकि 5 जोड़ना था तो 5 पे और चले गए, तो 5 और 4 9 होते हैं। घटाव का चिन्ह है तो इसलिए घटाव का ही चिन्ह हमने लगा दिया। ये इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं, जमा 7 जमा घटाव 4 का मान बताइए। 0 से जमा 7 विस्थापन हेतु 7 दाहिनी जाइए। पहले 0 से 7 दाहिने चले गए, पुनः 7 में 4 जोड़ने हेतु वहां से 4 इकाई बाई ओर जाइए, फिर 4 इकाई हम और बाई ओर चले गए। आप 0 से 3 इकाई दाहिने अर्थात जमा 3 पर पहुंच जाते हैं। भाई जमा 3 पे पहुंच गए। इस प्रकार जमा 7 जमा घटाव 4 बराबर 3। इससे मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। जब इसमें तो घटाव है, जमा है और इसमें घटाव है, तो हम इसे घटाएंगे। 7 में से 4 गए, 3 बचे और ये जमा के होंगे, क्योंकि बड़ा वाला जमा का है इसीलिए। उपरोक्त उदाहरणों से क्या कहा जाता है, पहला जब हम समान चिन्ह वाले दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम उसके निरपेक्ष मानों का योग करते हैं, उनका उपनिष्ठ चिन्ह लगाते हैं। भाई जो चिन्ह लगा हुआ वो हमने चिन्ह लगा दिया और उनका निरपेक्ष मान हमने लिख दिया। उदाहरण के लिए 8 जमा 9 बराबर 17, घटाव 8 घटाव जमा घटाव 9 बराबर घटाव 17, घटाव 15 जमा घटाव 5 बराबर घटाव 20 आदि। दूसरा क्या कह रहा है, जब हम विपरीत चिन्ह वाले एक धनात्मक में दूसरे ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हम छोटे निरपेक्ष मान को
बड़े निरपेक्ष मान से घटाते हैं। जो छोटा है उसमें से बड़े को हमने घटा दिया तथा उत्तर कोण में बड़े निरपेक्ष मान वाले चिन्ह लगाते हैं। जिसका जो जमा में है, अगर बड़ा जमा में है तो जमा लगाएंगे और घटाव में है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि जमा 12, 12 जमा घटाव 3 यानी कि 9 हो गया। अब क्या है, घटाव 12 है और जमा 3 है, निरपेक्ष मान उसका 9 हो गया और बड़ा 12 है तो इसलिए घटाव का चिन्ह हमने लगा दिया। पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण क्या होते हैं? ठीक है, प्रगुण नंबर 1, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग करने पर। उदाहरण के लिए पहला, घटाव 6 और जमा घटाव 3 है तो घटाव 9 जो कि एक पूर्णांक है। दूसरा, 14 जमा घटाव 7, 14 में से 7 गए 7 जो कि एक पूर्णांक है। तीसरा, 2 जमा 9 बराबर 11 जो कि एक पूर्णांक है। चौथा है 2 जमा घटाव 8, घटाव 6 जो कि एक पूर्णांक है। क्योंकि सभी पूर्णांक होते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। अतः उपरोक्त से कहा जा सकता है कि यदि a व b कोई दो पूर्णांक हो तो a जमा b बराबर c भी पूर्णांक ही होता है। प्रगुण नंबर 2, कोई दो पूर्णांक जमा 6 तथा घटाव 8 ले तब जमा 6 घटाव 8, 8 में से 6 को घटाएंगे और घटाव वाला बड़ा है तो इसलिए घटाव 2, 6 जमा घटाव 8 बराबर ये हो गया घटाव 2। इसी प्रकार 29 जमा घटाव 18 या 18 घटाव 18 जमा 29, अर्थात दोनों पूर्णांकों का योग उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता। उत्तर अभी भी यही आएगा, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तभी भी यही आएगा। तो उपरोक्त से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a व b कोई दो पूर्णांक हो तो a जमा b बराबर b जमा a अर्थात पूर्णांकों में योग संख्या क्रम विनियोग है। प्रगुण नंबर 3, कोई तीन पूर्णांक घटाव 5, 6 तथा घटाव 11 लें तब ये इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाव, तो 6 में से 5 गया 1 बचा, ये हो गया घटाव 10। अगर हम ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे तो भी घटाव 10 ही आ रहा है, या अगर हम ऐसे लेंगे तो भी घटाव 10 ही इसका उत्तर आ रहा है। अर्थात 3 या उससे अधिक पूर्णांकों का योग उनके लिखने के क्रम पर निर्भर नहीं करता। उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a b c कोई तीन पूर्णांक हो तो a जमा b जमा c या फिर a जमा b जमा c अर्थात पूर्णांकों में योग संक्रिया साहचर्य है। प्रगुण 4 देखते हैं, देखिए घटाव 5 जमा 0 है, घटाव 5 जमा 11 जमा 0, जमा के 11 हो गए, घटाव 18 जमा 0 तो ये हो गया घटाव 5। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a कोई पूर्णांक है तो a जमा 0 बराबर 0 जमा a अर्थात प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसी कारण शून्य को योग संक्रिया का तत्समक अव्यय कहते हैं। प्रगुण 5, कोई पूर्णांक जैसे घटाव 6 लीजिए, घटाव 6 का योगात्मक प्रतिलोम, घटाव 6 को इसकी योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ने पर घटाव 6 जमा 6 बराबर, घटाव 6 का योगात्मक प्रतिलोम होगा जमा 6 और इसमें इसको जो घटाया तो 0 आ गया। इसी प्रकार घटाव 9 जमा 9 बराबर 0 है। उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किसी पूर्णांक में a तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम घटाव a का योगफल 0 है, अर्थात a जमा घटाव a बराबर 0 हो गया। अब प्रगुण 6 क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक का एक परवर्ती पूर्णांक होता है। यदि a एक पूर्णांक है तो एक जमा एक पूर्णांक है, यह a का परवर्ती पूर्णांक है। उदाहरण a 3 2 का परवर्ती पूर्णांक है या 2 3 का पूर्ववर्ती पूर्णांक है। दूसरा, घटाव 3 के परवर्ती व पूर्ववर्ती पूर्णांक क्रमशः 2 और घटाव 4 है। प्रश्नावली से समझते हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला, घटाव 6 है और जमा 7 है, क्या करेंगे हम, एक संख्या रेखा खींची, ये इसको हो गया 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। यहाँ पे हो गया घटाव 1 घटाव 2
घटाव 3, घटाव 4, घटाव 5 और घटाव 6, यही है। घटाव 6 और जमा 7 है। पहले क्या करा, यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये हो गया 6 और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये हो गया 7। तो ये हो गया 7 में से, अब क्या करते हैं हम, 7 और 6 को जोड़ेंगे। 7 और 6 कितना हुआ, 7 में से 6 को घटाएंगे, 7 का ये है और 6 का ये है, इसमें से इसको घटाया, कितना बचा, 1। और ये बचा जमा का, क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला अंक है वो जमा में है इसीलिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ हमारे पास, 1। बाकी सारे इसी तरीके से होंगे कि आप स्वयं करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला घटाव 2 जमा घटाव 7 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 2 कितना हो गया, 9, और ये घटाव में है तो इसलिए घटाव 9 इसका उत्तर। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे या आप स्वयं करेंगे। तीसरा है, योग के नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला 521 जमा घटाव 212 है, ये ब्रैकेट में है तो इसको घटाएंगे, इसमें से 521 में से 212 को घटाएंगे। ठीक है, 11 में से 2 गए 9, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गए 3, ये हो गया 309। और 309 ये कहीं में होगा, जमा में, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जमा में, इसमें इसको घटा दिया और उत्तर जमा में आया, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला संख्या जमा में है इसी। बाकी सब इसी तरीके से होंगे या आप स्वयं करेंगे। चौथा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। जब दो पूर्णांक हैं तो उसका उत्तर भी एक पूर्णांक ही होगा। बाकी दोनों इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन बताइए। पहला, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। पूर्णांक का और उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। सही, शून्य होता है, ये सत्य कथन है। दूसरा, शून्य ऋणात्मक संख्या है। शून्य ऋणात्मक संख्या है बच्चों, नहीं है। शून्य, क्योंकि शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, तो ये हो गया असत्य। बाकी सारे इसी तरीके से होंगे या स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे पूर्णांक को घटाना। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में संख्या रेखा पर 8 घटा 5 का अर्थ 5 में हम कितना और किस दिशा में चले कि 8 पे पहुंच जाए। इसी प्रकार पूर्णांकों में घटाव 5 जमा घटाव जमा 5 का अर्थ है कि संख्या रेखा पर 5 से कितना और किस दिशा में चलेगी, जमा 8 पर पहुंच जाए। उदाहरण 1, संख्या रेखा की सहायता से घटाव जमा 8 घटाव 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, घटाव 3 से जमा 8 तक विस्थापित होने के लिए 11 इकाई दाहिने जाना पड़ेगा। इससे इस तक 11 दाहिने चले गए, यहाँ से यहाँ तक ले गए तो 3, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई ये। ठीक है, 11 हो गई ये, तो ये हो गया जमा में, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जमा में है तो इसलिए जमा 11 ही हो गया। उदाहरण 2, संख्या रेखा की सहायता से घटाव 9 और जमा 4 का मान। घटाव 9 जमा 4, क्योंकि जमा 4 से घटाव 9 तक पहुंचने के लिए तो 13 इकाई बाई ओर जाना पड़ा, 13 इकाई बाई ओर गए हैं तो क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इकाई बाई ओर चले गए, तो ये हो गया घटाव का 13। क्यों, क्योंकि घटाव वाला जो अंक है वो बड़ा है और जमा वाला छोटा है इसीलिए। ठीक है, पूर्णांकों पर घटाव संख्या के प्रगुण। पहला, कोई दो पूर्णांक जैसे
9 व घटाव 6 लीजिए, तब 9 घटाव घटाव 6 यानी कि 9 जमा 6, क्योंकि इसका ये धनात्मक हो जाता है 15 जो कि एक पूर्ण संख्या हो गई। इसी प्रकार 10 घटाव 20 घटाव 10 एक पूर्णांक है, अर्थात स्पष्ट है कि दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। अतः उपरोक्त से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि a तथा b दो पूर्णांक हो तो a घटाव b बराबर a जमा घटाव b भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः पूर्णांकों में से घटाना सवरक है। दूसरा, पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती घटाव 1 है। पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्णांकों में तो शून्य का पूर्ववर्ती है, पर पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता। तीसरा है, पूर्णांकों में घटाने की प्रक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती, अर्थात a व b कोई दो पूर्णांक हो तो a घटाव b बराबर नहीं होगा b घटाव a के। यह ठीक इसी रूप में पूर्णांकों में भी सत्य है। चौथा, किसी पूर्णांकों से शून्य घटाने पर परिणाम वही पूर्णांक होता है, जैसे घटाव 6 घटाव 0 बराबर घटाव 6। यदि a कोई पूर्णांक है तो a घटाव 0 बराबर a, परंतु 0 घटाव a बराबर घटाव a। इस प्रकार a घटाव 0 बराबर नहीं है 0 घटाव a, अर्थात 0 पूर्णांकों में घटाने का तत्समकव्य नहीं है। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, घटाइए। क्या करना है, घटाव 32 में से 16 घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे, घटाव 32 और घटाव 16। 32 में से 16 गए, 16 बचे, ये हो गया उत्तर घटाव का 16। क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला है अंक वो किसमें है, घटाव में, इसीलिए ये उसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार बाकी सब होंगे जो आप स्वयं करेंगे। दूसरा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला, 15 जमा घटाव 8, 15 जमा घटाव 8 है, तो ये होगा, इसको इसमें से घटाएंगे 7, और ये जमा में इसलिए आया 7 क्योंकि जो बड़ा अंक है वो जमा में, इसलिए। ठीक है बच्चों, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला, 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा, क्या होगा 6 का पूर्ववर्ती, 5। दूसरा, घटाव 5 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, घटाव 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, घटाव 5। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं, क्योंकि घटाव 4 से पहले तो घटाव 5 आएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में प्रत्येक पूर्णांक का परवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं, 7 का परवर्ती यानी 7 के बाद क्या आएगा, 8। और दूसरा है घटाव 5, घटाव 5 के बाद क्या आएगा, घटाव 4। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे पांचवा, निम्नलिखित में छोटा बड़े द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं, घटाव 3 है और घटाव 6 है। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 3 9 हो गया, और ये 9 हो गया घटाव में। अब ये घटाव 3, 6 में से 3 को घटाया तो ये आ गया घटाव 3। इसका उत्तर तो घटाव 3 आया, इसका आया घटाव 9। तो ये बड़ा है घटाव 9 या ये बड़ा है घटाव 3, घटाव 3 बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है वो घटाव में छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया इससे। बाकी दोनों इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। छठा, 3428 तथा घटाव 2022 के योगफल को इसमें से घटाइए। ठीक है, इन दोनों का योगफल इसमें से घटाना है, करेंगे इसको। 3428 है और है घटाव 2022, और इसका योगफल घटाना है। ठीक है,
इसमें से घटाना है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1406 हो गया इनका योगफल। क्यों? क्योंकि ये घटाव का है और ये जमा का है और ये घटाव कर दिया। अब क्या करना है, इसमें से घटाना है। 5340 घटाव 1406, 10 में से 6 गए 4 बचे, 3 में से 0 गया 3 बचे, 4 हो गया, 13 में से 4 गए 9, 4 में से 1 गया 3, 3934 इसका उत्तर हो गया। ठीक है। सातवां है, दो पूर्णांकों का योगफल ये है, यदि इनमें से एक पूर्णांक ये है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक है, मान लो a जमा एक पूर्णांक क्या है, घटाव 140 है। ठीक है। और ये किसके बराबर है, 124 के। दूसरा पूर्णांक बताना है हमें, घटाव 122 जमा a बराबर 124 है। तो क्या करेंगे हम, a बराबर 124 घटाव 122, a बराबर कितना हो गया 2। ठीक है। ये 122 इधर लाके 100 जमा में चला जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 1 और 1 2, ये होगी दूसरा पूर्णांक 240। ठीक है। आठवां इसी तरीके से होगा, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर गुणन सक्रिया। पूर्णांकों का गुणन निम्न प्रकार करते हैं। पहला क्या करते हैं, विपरीत चिन्हों वाले एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक गुणन पर ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे कि दूसरा है 6 गुना घटाव 7, तो घटाव 42, घटाव 10 गुना 7 घटाव 70 आदि। ऋणात्मक ही होगा पूर्णांक का, पूर्णांक जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा अगर एक जमा वाला और एक घटाव वाला है। चौथा है समान चिन्हों वाले दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि पहला ये जमा 7 है गुणा 5 जमा 15 5, तो ये हो गया 35। दूसरा है घटाव 15 और घटाव 10, तो 150। इनका निरपेक्ष मान, इनका पहले 150 हो गया, 15 गुना 10 150, और इनका निरपेक्ष मान कितना हुआ 150 जमा में। ठीक है। अब पूर्णांकों पर गुणन सक्रिया के प्रगुण देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं के गुणन सक्रिया के समस्त प्रगुण पूर्णांकों के गुणन सक्रिया के प्रगुण सकते हैं। आइए उन गुणों को दोहराते हैं। पहला देखते हैं, यदि a व b दो पूर्णांक हो तो a गुना b भी एक पूर्णांक होता है, अर्थात पूर्णांक में गुणा सबलक है। जैसे कि 5 गुना 6 30 एक पूर्णांक। दूसरा है घटाव 4 गुना 9 यानी घटाव 36 भी एक पूर्णांक है। तीसरा है 3 गुना घटाव 2 यानी घटाव 6 भी एक पूर्णांक आदि। दूसरा, यदि a व b कोई दो पूर्णांक हो तब a गुना b बराबर b गुना a, अर्थात पूर्णांकों का गुणनफल क्रम नियम का पालन करता है। उदाहरण के लिए 5 गुना घटाव 4 बराबर घटाव 20 और घटाव 5 गुना 4 गुना 5 भी घटाव 20 होगा। क्रम बदल दिया पर फिर भी उत्तर समान आ रहा है, तो क्रम विनिमय पद्धति का पालन कर रहा है। 5 गुना घटाव 4 बराबर घटाव 4 गुना 5, ऐसे ही घटाव 7 गुना घटाव 5 बराबर घटाव 5 गुना घटाव 7 आदि। तीसरा क्या है, यदि ए बी सी कोई तीन पूर्णांक हो तो a गुना b गुना c, a बराबर होगा a गुना b गुना c के, तो यह पूर्णांकों की गुणा का साहचर्य प्रगुण है। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए कोई तीन पूर्णांक घटाव 7 घटाव 5 व घटाव 4 लीजिए। घटाव 7 गुना घटाव 5 गुना घटाव 4, 5 चौके 20, तो ये हो गया 7 दूनी 14 घटाव, इसको ऐसे लेंगे तो 35 तब भी 140, उत्तर मतलब सेम ही आया। इसी प्रकार इसका उत्तर भी हमारा समान होगा। चौथा a गुना 0 बराबर 0 गुना a भी 0 होता है। पांचवा a गुना 1 बराबर 1 गुना a होता है। और छठा a गुना 1 बराबर घटाव 1 गुना a बराबर घटाव a। हम जानते हैं कि a तथा घटाव a परस्पर विपरीत हैं,
अतः किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें घटाव 1 से गुणा करते हैं। अगर हमें किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम चाहिए, क्या करेंगे, उसमें घटाव 1 से गुणा कर देंगे। सातवां है पूर्णांकों की गुणा विपरीत नियम का भी पालन करती है, अर्थात पहला a गुणा b जमा c बराबर हो गया a गुणा b जमा a बराबर 1 से पहले b की गुणा करी और फिर a से c की। दूसरा a गुणा b माइनस c, तो a गुणा b माइनस a गुणा c। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं। ये है, क्या है ये, 8 गुणा घटाव 3 गुणा घटाव 4। इसको हम एक ब्रैकेट में लिखें, 8 गुणा 3 चौके 12, ये जमा में हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, जमा में 96 हो गया इसका। बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, सरल कीजिए। ठीक है, पहला 525 गुणा 75 में से घटाना है 380 गुणा 75। पहले क्या करेंगे, 525 की 75 से गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगाए, 5 पंजे 26 हो गया। 7 पंजे 35 का हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल लगाए, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया 39375। इसे क्या घटाना है, 380 गुणा 75। अब हम क्या करेंगे, 75 की 38 से गुणा, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 54, 8 सत्ते 56 और 4 60 गुणा 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 7 तिया 21 और 1 22, ये हो गया 0 5 6 और 2 8 और 2 2 8 5 0। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 0 नहीं, ये हो गया 0 0 क्योंकि 380 था ये। 5 में से 0 गया 0 बचे, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 5 नहीं जा सकते, 13 में से 5 गए 8, ये हो गया 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये इसका उत्तर हो गया 10,875। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इन दोनों की गुणा करी, इन दोनों की गुणा करी, इसके उत्तर में से इसके उत्तर को हमने घटा दिया। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करें। तीसरा है, वास्तविक गुणा किए बिना गुणनफल का चिन्ह ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बताना है कि गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा या धनात्मक। तो ये जमा घटाव घटाव जमा हो जाएगा और ये घटाव ऐसे, तो ये होगा ऋणात्मक। ठीक है, ये जमा घटाव घटाव जमा और एक घटाव का फिर भी 3 घटाव के हैं, तो इसलिए ये ऋणात्मक ही होगा। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे चौथा, निम्न में कौन सा पूर्णांक बड़ा है। पहला है 6 जमा 8 गुणा 10 या 6 जमा 8 गुणा 10। क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये दे रखा है हमें 6 जमा 8 गुणा 10 या फिर 6 जमा 8 गुणा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 10 गुणा 6 जमा 10 गुणा 8, और ये हो गया 8 और 6 14 गुणा 10, ये हो गया 60 जमा 80। ये बड़ा होगा 6 जमा 8 गुणा 10। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में सत्य सत्य कथन बताइए। पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांक का सतत गुणनफल धनात्मक होगा। होगा धनात्मक? नहीं,
तो ये हो गया असत्य। अगला देखेंगे दूसरा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा। जो दोनों घटाव में है उनका गुणनफल जमा में होगा ना, तो ये सही है, यानी कि सत्य है। बाकी सब इसी तरीके से होंगे या स्वयं करें। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर भाग संक्रिया। पूर्णांकों का विभाजन भाग उनके गुणन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए 9 गुणा 5 45, 45 भाग 9 बराबर 5 या 45 भाग 5 बराबर 9 गया। पूर्णांकों के भाग के नियम इस प्रकार है। पहला, जब भाज्य तथा भाज्य दोनों के चिन्ह समान होते तो भागफल सदैव धनात्मक होगा। अगर दोनों के चिन्ह समान है, यानी कि ए 9 भाग 3, ये भी जमा में ये भी जमा में, तो ये जमा में ही हो गया। दूसरा, ये घटाव में ये भी घटाव में, तब भी जमा में ही इसका उत्तर आएगा, धनात्मक ही होगा अगर दोनों के चिन्ह बराबर है। दूसरा है, जब भाजक और भाज्य दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब क्या करेंगे, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो वो घटाव में ही होगा, यानी कि ऋणात्मक ही होगा। ऐसी इसमें है, घटाव में ही है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांकों पर भाग संक्रिया के प्रगुण। पहला है, यदि a तथा b को दो पूर्णांक है तो a भाग b सदैव पूर्णांक नहीं होगा। उदाहरण के लिए घटाव 7 में से 11 को अगर भाग तथा 8 में से घटाव 3 के मान पूर्णांक नहीं। ठीक है। दूसरा, यदि a व b कोई दो पूर्णांक हो तो a घटाव भाग b बराबर नहीं होगा b भाग a के। उदाहरण के लिए घटाव 4 में से अगर घटाव 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और अगर घटाव 2 में से 4 को भाग करेंगे तो 2 नहीं आएगा। तीसरा है, प्रत्येक शून्यतर पूर्णांक a के लिए a भाग a बराबर 1 और a भाग घटाव a बराबर घटाव 1 और घटाव 1 बराबर a बराबर 1। चौथा है, प्रत्येक शून्यतक पूर्णांक a के लिए a भाग a बराबर a तथा a भाग घटाव 1 बराबर घटाव a। पांचवा है, किसी अशून्य पूर्णांक a के लिए 0 भाग a बराबर 0 लेकिन a भाग 0 परिभाषित ही नहीं है। छठा देखते हैं, यदि a b c कोई तीन पूर्णांक है तब a भाग b भाग c बराबर नहीं होगा a भाग b भाग c के। c बराबर 1 के अतिरिक्त कुछ भी संख्या आ सकती है। सातवां देखते हैं, सातवां है, यदि a बड़ा है b से तब क्या है, a भाग c भाग बड़ा होगा b भाग c से यदि c कोई धनात्मक पूर्णांक है, और दूसरा a भाग c छोटा होगा b भाग c से यदि c कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला, भागफल ज्ञात कीजिए। पहला देखते हैं, 24 को 4 से भाग करेंगे, 4 के भाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 4 छिंग 24 हो गया। यहाँ इसका उत्तर हो गया है, पर ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, इसीलिए एक हो गया ये ऋणात्मक। अब दूसरा देखते हैं, 24 से 6 को भाग देना है। 6 के पाड़े में 24 आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 24 4 हो गया इसका उत्तर। अब ये जमा में आए, ऋणात्मक होगा या धनात्मक? तो ऋणात्मक, अगर दो संख्याएं ऋणात्मक है तो भी उसका उत्तर धनात्मक होगा, और अगर धनात्मक है तो भी धनात्मक ही होगा, तो इसलिए ये होगा धनात्मक। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं, 296 को किससे भाग करें कि 1 आ जाए? किससे भाग करेंगे? उसी संख्या से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, घटाव का 3103 है, इसको हम किससे भाग करें कि 3103 ही आए? भाई ये क्या है, ये धनात्मक है, तो हम धनात्मक 1 से अगर इसे भाग करेंगे तो संख्या हो गई, ये ऋणात्मक 1 से भाग किया तो संख्या धनात्मक में ही आई।
बाकी सब इसी तरीके से होंगे या आप स्वयं करेंगे। अब तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन छाटिए। पहला देखते हैं, 7 में से भाग करेंगे अगर घटाव 7 को तो 1 आएगा, नहीं, असत्य है ये। क्यों असत्य है? ये है धनात्मक 1 और इसका उत्तर आना चाहिए ऋणात्मक 1। ठीक है। दूसरा, 0 से 5 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, सही है, सत्य है मतलब। बाकी सब इसी तरीके से होंगे या आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों की घात। किसी पूर्णांक के घातीय रूप से तात्पर्य है उसका आपस में कई बार गुणा। घातक से गुणा करने वाली संख्या को आधार तथा गुणा करने वाली संख्या कितनी बार आई है वह घात कहलाती है। जैसे कि पहला 2 की घात 4 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ 2 की घात 5 में 2 आधार है और घात 5 है। दूसरा 3 की घात 5, यहाँ आधार 3 है और घात 4 है। यदि आधार ऋणात्मक हो तो घात सम हो तो संख्या का गुणनफल धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए घटाव 2 की घात है तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो ये जमा में आएगा। ठीक है। परंतु यदि आधार ऋणात्मक तथा घात विषम हो तो संख्या का गुणनफल, अगर यहाँ पे ये सम है तो जमा में आएगा और अगर विषम है तो ये घटाव में ही आएगा। अब ये घटाव 3 की घात 3 है, 3 कौन सी है? विषम संख्या है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया घटाव 27। ऐसे इसका घात 2 है, ये सम है तो ये धनात्मक है और ये 3 है तो ये हो गया ऋणात्मक। यदि एक पूर्णांक है तो a की घात 2 पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक है। 1 2 की घात 2, 4 3 की घात 2, 9 4 की घात 2, 16 आदि। इस प्रकार 1 4 9 16 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है। यदि a एक पूर्णांक है तो a की घात 3 को पूर्ण घन कहते हैं। इस प्रकार 1 की घात 3 यानी कि 1 या 2 की घात 3, 8 और 3 की घात 2 बराबर 27, 4 की घात 3। ठीक है। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नांकित में आधार व घातांक ज्ञात कीजिए। 2 की घात 6 है तो इसमें क्या हो गया, आधार तो हो गया हमारे पास 2 और घातांक क्या हो गया हमारा, क्या हुआ घातांक बच्चों, हैं? ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे होंगे या स्वयं करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित को घात रूप में लिखिए। ठीक है। ए देखते हैं, ये 4 तो आधार हो गया, इसकी घात बतानी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 4 की घात 7, क्योंकि 4 4 4 हमने 7 बार गुणा कर रहे हैं तो 4 की घात 7। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, घटाव 5 है, 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कर रहे हैं तो घटाव 5 की घात 6। ठीक है। बाकी सब इसी तरीके से होंगे या स्वयं करेंगे। अब तीसरा देखते हैं, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। पहला 40 की घात 2 है तो 40 गुना 40 यानी 4 चौक 16, 160 हो गया। 40 गुना 40 यानी 1600 हो गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं, घटाव 1 है और इसकी घात 47 है तो 1 की तो हम कितनी बार भी गुणा करें उसका उत्तर 1 ही आएगा, पर वो ऋणात्मक आएगा या धनात्मक वो हमें कैसे पता चलेगा, घात से। अगर घात सम है तो क्या होगा, क्या होगा उसका उत्तर, धनात्मक, और अगर विषम है तो होगा ऋणात्मक। तो ये विषम संख्या है तो इसलिए इसका उत्तर हो गया ऋणात्मक। बाकी सब इसी प्रकार होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। चौथा क्या है, निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। ए है घटाव 3, घटाव 3 का वर्ग क्या हो गया, वर्ग का मतलब हो गया इसकी पावर 2 यानी कि 3 गुना 3, 3 तिया कितने होते हैं 9। अब ये ऋणात्मक आएगा धनात्मक, धनात्मक आएगा क्यों, क्योंकि ये इसका सम है।
घात इसकी सम है इसीलिए। बाकी सारे इसी प्रकार होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पांचवा है निम्नलिखित का घन ज्ञात कीजिए। पहला 5 का घन हो गया, घन का मतलब हो गया 3, मतलब 5 की 3 बार गुना करनी है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 110 का उत्तर हो गया। बाकी सब इसी प्रकार होंगे, ठीक है। अब छठा देखते हैं, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला घटाव 2 की घात 3 और घटाव गुणा घटाव 2 की घात 2 बराबर है घटाव, इसको सिद्ध करना है, सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन उतारते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 5, तो 2 को 5 बार, तो ये बराबर हो गया ना, इसके बराबर हुआ ना ये दोनों। अगर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको घटाव 2 गुणा घटाव 2 गुणा घटाव 2 गुणा घटाव 2 और गुणा घटाव 2, तो ये सिद्ध हो गया, ये दोनों बराबर हो गए ना एक दूसरे के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे, आप स्वयं करेंगे। सातवां देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन छाटिए। पहला किसी पूर्णांक का धन धनात्मक होगा। पूर्णांक है, उसका घन यानी कि 3 बार अगर उसे गुना करेंगे तो धनात्मक होगा, यानी माइनस में होगा। असत्य, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक कैसे होगा? अगर वो पूर्णांक ऋणात्मक है तो वो धनात्मक में उसका उत्तर नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है। अब ऋणात्मक मतलब अगर कोई संख्या घटाव में है तो उसका जो वर्ग होगा यानी कि 2, वर्ग का मतलब होता है 2, तो वो धनात्मक होता है, हाँ, यानी कि सत्य। बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोष्टों का प्रयोग। जब किसी प्रश्न में कोष्टकों का प्रयोग होता है तो पहले कोष्टकों के अंदर के पदों को सरल करते हैं, क्योंकि कोष्टकों के अंदर उन संख्याओं का समूह होता है जिनको पहले सरल करना होता है। गणित में सामान्यतः निम्नलिखित कोष्टकों का प्रयोग करते हैं, प्रतीक और नाम। ये छोटा कोष्टक है, ये मझला और ये बड़ा। उदाहरण के लिए 45 जमा 5 भाग 10, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 10 से भाग करेंगे तो उत्तर 5 हो गया। दूसरा है 36 भाग 6 भाग 6, पहले इससे इसको भाग करेंगे, पहले इस कोष्टक को सॉल्व करा 6, फिर इन दोनों को सॉल्व करा तो ये हो गया 1। अतः कोष्टक युक्त व्यंजनों में सरलीकरण में हम संक्रियाओं को निम्नलिखित क्रमानुसार लेते हैं। बी का अर्थ होता है कोष्टक ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है गुणा ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डी का अर्थ होता है भाग यानी कि डिवीजन, एम का अर्थ होता है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ होता है योग यानी कि एडिशन, एस का अर्थ होता है घटा यानी कि सबट्रैक्शन। ठीक है, प्रत्येक कोष्टकों का बायां भाग कोष्टक से प्रारंभ तथा दायां भाग कोष्टक का अंत व्यक्त करता है। कभी कभी कोष्टक हेतु एक अन्य प्रकार के प्रतीक, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, इस चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, इसे दंड कोष्टक कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय छोटा कोष्टक के अंदर किया जाता है। ठीक है, पहला क्रमानुसार रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। पहले क्रमानुसार रेखा कोष्टक हटाते हैं, फिर छोटा, फिर मझला करके उसको सॉल्व करते हैं। नियम यह है कि कोष्टक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्टक को क्रम से हटाकर क्रिया संपन्न की जाती है। पहले छोटा सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक हम हल करते हैं। दूसरा है कोष्टक के पूर्व यदि जमा चिन्ह होता है तो कोष्टक हटाने पर कोष्टक के अंदर जमा तथा घटाव चिन्ह यथावत रहते हैं। ठीक है, तीसरा है इस प्रकार यदि कोष्टक के पूर्व घटाव का चिन्ह हो तो कोष्टक के हटाने पर उसके अंदर जमा तथा जमा का चिन्ह है घटाव का तो परिवर्तित हो जाते हैं। यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या हो तो उस संख्या तथा कोष्टक में कोई चिन्ह ना हो तो वहां गुणा का चिन्ह समझना चाहिए।
पांचवा, प्रत्येक कोष्टक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण सुविधाजनक रहता। ठीक है, उदाहरण एक समझते हैं, सरल कीजिए। 2 जमा मझला कोष्टक छोटा कोष्टक 45 घटाव 45 भाग 5 भाग 3 घटाव 2। अच्छा, पहले क्या करेंगे, पहले हम इसे भाग, पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो हमने करा 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 निम 45 हो गया। ठीक है, तो 2 जमा, अब हमें यहाँ पे ये 45 हो गया 9, ये हो गया मझला कोष्टक, ये हो गया मझला कोष्टक। यहाँ पे से सॉल्व करा 3 हो गया और 6 दूनी 12, 2 जमा घटाव 9 यानी कि घटाव 7 इसका उत्तर हो गया। दूसरा उदाहरण है, सरल कीजिए। 3 जमा 5, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका उत्तर हो गया 7। हम प्रश्नावली से समझते हैं, हमें तब समझना है। ठीक है, हल कीजिए। पहला प्रश्न है 15 जमा 24 भाग 3 घटाव 1 गुना 6। इससे पहले हम यहाँ उतार लेते हैं। 15 जमा 24 भाग 3 घटाव 1 गुना 6। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम पहले भाग करते हैं। 15 जमा 3 अट्ठे 24 होता है 8 घटाव 6, 6 एकम 6 हो गया। 15 और 8 21 घटाव 6, 21 में से 6 गए 15, 15 और 8 होते हैं 23, 23, 23 माइनस 6, 23 में से 6 गए तो ये बचे 17, और ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दूसरा है घटाव 25 जमा 14 भाग 5 घटाव 3। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ये है छोटा 14 भाग 5 घटाव 3, कोष्टक ये तो ऐसे ही रहेगा, जमा 14 भाग 5 में से 3 गए तो 2 बचे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये घटाव 25 जमा 14 को 2 से भाग किया तो ये हो गया 7, और यहाँ पे ये घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे जमा का है। ये इसे करेंगे, घटाएंगे, 25 में से 7 गए तो ये हो गया घटाव का 13 और 7 हो, नहीं 13 नहीं, सॉरी, घटाव का हो गया 18 इसका उत्तर। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ पूर्णांक का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।